गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं साइंस के। आज पहला बार सब्जेक्टिव साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन दिया जा रहा है। ठीक है, चैनल पर लगातार बने रहिए और बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है चर्चा किया जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में एक सजीवनी के जैसा काम करेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। उत्तल एवं समतल दर्पण के दो दो उपयोग को लिखें। तो जैसे कि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट्स भी करें। तो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है उत्तल समतल के दो दो उपयोग। अब आपको कह रहे हैं उत्तल दर्पण समतल दर्पण, अब एगो छूट जा रहा है अवतल दर्पण, तो उसका उपयोग भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? साइड मिरर के रूप में होता है, रोड लाइट में प्रवर्तक सतह के रूप में होता है। एकदम इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन चुन के लाए हैं। समतल दर्पण के दो उपयोग बताइए। तो सोलर कुकर में प्रवर्तक सतह के रूप में किया जाता है और चेहरा देखने में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखें। तो सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन क्या है? तो प्रकाश की किरण जब किसी चिकने सतह से टकरा के अपरिवर्तित हो जाती है, यही घटना को प्रकाश को परिवर्तन कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम, ये चिकना सतह है, देख रहे हैं आप लोग, ये आपतित किरण है, ये परिवर्तित किरण है, और एक ये अभिलंब लिया गया है। और आपतित किरण परिवर्तित किरण के बीच में बना है आपतन कोण, और विलोम और परिवर्तित किरण के बीच में बना है परिवर्तन कोण। अब नियम क्या होता है? तो दोनों नियम देखिए। आपतित किरण परिवर्तित किरण परिवर्तन सतह पर आपतन बिंदु से डाला गया विलोम तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हुआ। और आपतन कोण और परिवर्तन कोण दोनों बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिया है अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो देखते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद क्या होता है, अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है। और फैलती जाती है यानी अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित करता है। देखिए यही कारण है अवतल दर्पण प्रकाश अवतल लेंस। सबसे पहले देखा जाए अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो अवतल लेंस के द्वारा समानांतर प्रकाश की किरणें आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती जाती है, यानी दूसरा भाषा में परिभाषा का कहा जाए, अवतल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित करता है। अवतल लेंस अपसारित करता है, इसीलिए अपसारी लेंस कहा जाता है। किसको अपसारित करता है? प्रकाश के किरण को। ठीक, समझ गया। दूसरे क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग के लिखे। तो फिर हम यहाँ बताए, वहां दर्पण का उपयोग हम लोग देखे हैं, यहाँ लेंस का उपयोग देखेंगे। तो लेंस के उपयोग में भी उत्तल दिया है, अवतल भी देख लीजिएगा। उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किया जाता है। तो अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। उत्तल लेंस का सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। और जो फोटो खींचने के लिए कैमरा इस्तेमाल होता है उसमें भी उत्तल लेंस का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, ये सब भी क्वेश्चन है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी अक्ष के समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर सस्रित हो जाती है, माने एक ही जगह आके सब मिल जाता है, इसीलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल है, ये अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये हमारा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही दर्पण होता है तो प्रक्रिया बदल जाता है, ये लेंस है तो प्रक्रिया ये है। तो मान लीजिए ये जो अभिसारी होगा ये किस पर डिपेंड हो जाएगा, अवतल दर्पण पर हो जाएगा। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी इस अक्ष से समानांतर चलने वाली सभी आपतित किरणें लेंस में अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर सस्रित
होती है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसीलिए कहा जाता है। या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस से जो प्रकाश गुजरते एक क्या करता है, एक प्रकाश को अभिसारित करता है, इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। वहां परिवर्तन के नियम थे, यहाँ अपवर्तन के नियम। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, समझिएगा प्रकाश क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, विरल से संघनन या संघनन से विरल में जाए, तो इसे जाने में जो दिशा में होने वाले परिवर्तन को जो घटना घटता है उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम है, प्रकाश के परिवर्तन के भी दो नियम, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वहां भी लगभग इसी प्रकार का था। प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल के नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता क्यों है? तो ये इसी का है, अपवर्तन का एग्जाम्पल है। इसी का एग्जाम्पल नीचे है, देख सकते हैं हम लोग कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। पानी के अंदर रखा सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है, यह परिघटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी के अंदर बर्तन में सिक्का की स्थिति P पर है, PA और PB दो आपतित किरणें निकलती है। देखिए दो आपतित किरण निकलते हुए दिखाई दे रहा है, और ये B से ये किरणें ज्यों ही वायु पर माध्यम में अपवर्तित होती है तब विलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि पानी वायु की अपेक्षा सघन माध्यम है। ये दोनों झुकी किरणें आंख पर P बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब P' पर देखता है। ऐसे प्रतीत होता है कि पानी में सिक्का की वास्तविक स्थिति P' पर है, लेकिन वह P' पर सिक्का का आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन P से ऊपर है। अतः पानी में रखा गया सिक्का जो है देखने में कुछ उठा हुआ मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं? यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है आप लोग के लिए, ठीक है। अवक्षेपण अवक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं, जो बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। जिस अवक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अवक्रिया कहते हैं। जब NaCl की अवक्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो AgCl श्वेत अवक्षेप बनता है। जैसे NaCl प्लस AgNO3 मिला तो ये हम लोग का संयोजन अवक्रिया कह सकते हैं, या इसको हम लोग एक और अवक्रिया के नाम से जानते हैं, विस्थापन अवक्रिया के नाम से जानते हैं, और द्विविस्थापन अवक्रिया भी इसे कह सकते हैं। तो AgCl प्लस NaNO3, ठीक। संयोजन अवक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से स्पष्ट करे कीजिए। ऐसे अवक्रिया, अब वही बताएं कि दो मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे संयोजन अवक्रिया कहेंगे। सब क्रिया जिसे दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, जुड़ना। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से एक नए पदार्थ या यौगिक का निर्माण होता है उसे संयोजन अवक्रिया कहते हैं। जैसे बिना भुजा हुआ चूना को जल से मिला दिए तो हमें क्या मिल गया, भुजा हुआ चूना। यह हमारा संयोजन अवक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट, रासायनिक अवक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को लिखें। रासायनिक अवक्रियाएं के प्रकार, पहला होता है संयोजन जो जुड़ने से बनता है, दूसरा होता है वियोजन जो टूटने से बनता है। जब एक बड़े पदार्थ जब छोटे छोटे अणुओं या यौगिकों में टूटता है उसे वियोजन अवक्रिया कहते हैं। विस्थापन, जो विस्थापन अब उदाहरण ऊपर पढ़ के आए हैं। विस्थापन में एक और होता है द्विविस्थापन अवक्रिया। उसके बाद होता है उपचयन अपचयन अवक्रिया, दोनों मिल जाता है रिडक्शन, कहीं ऑक्सीकरण अवकरण अवक्रिया भी होता है, इसको कहते हैं। और क्षेपण अवक्रिया वहीं ऊपर देख के आए हैं, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी अवक्रिया। एक होता है उष्माक्षेपी और एक होता है उष्माशोषी। जो रासायनिक अवक्रिया करने में उष्मा प्रदान करता है उसे उष्माक्षेपी, या जो उष्मा लेता है उसे उष्माशोषी अवक्रिया कहते हैं। एक विद्युत अपघटन अवक्रिया भी होता है। भोजन को दुर्गंधित होने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए दोस्तों, भोजन को हम लोग दुर्गंध से बचाने के लिए क्या क्या करेंगे देखते हैं। तो भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय निम्न प्रकार से हैं। भोजन को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखकर हम उसे दुर्गंधित होने से बचा सकते हैं। भोजन को वायु शुद्ध बर्तनों में रखकर भी उसे दुर्गंधित होने से रोका जा सकता है।
वासा युक्त भोजन में एक विशेष प्रकार के पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट डेट कहते हैं, मिला देने पर भी भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक प्रक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, यानी प्रतिफल अभिकारक दोनों ओर का जो है अभिकारक जो भाग लेता है, जो रिजल्ट आता है वो प्रतिफल है, और दोनों तरफ का जो अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण, नहीं हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। और जब असंतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको हम लोग को संतुलित करना होता है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और बाद उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। यह द्रव के अनस्वरता से सिद्धांत का पालन नहीं करता। रासायनिक समीकरण को संतुलित रखने पर यह पता चल कि अभिकारकों के कितने कितने आयतन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और इनसे कितने आयतन उत्पाद पैदा होता है। जैसे देखिए दिया हुआ है, यहाँ 2 आयतन ऑफ हाइड्रोजन, वहां 1 आयतन फॉर ऑक्सीजन, मिलके 2 आयतन ऑफ जल बना। उपयुक्त रासायनिक समीकरण संतुलित है यदि इसमें या इससे यह पता चलता है कि 2 आयतन H और 1 आयतन ऑक्सीजन मिलकर 2 आयतन जल का निर्माण करते हैं, यानी 2 आयतन जल का निर्माण करते हैं। तो दूसरा समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन आपस में संयोग करके 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। चलिए इसी पे हम आगे बढ़ते हैं, और यही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। लेकिन कंकाली रासायनिक समीकरण से यह सूचना अपर्याप्त होती है। यही कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। अगला है मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण के सहित हम लोग को बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। ओके, बढ़ते हैं। जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए कवक, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटोजोआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है क्यों? तो सभी कोई जानते हैं कि पोषण है तभी हम लोग जीवित हैं। जीवन की उपचायी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की पूर्ति तथा शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन की स्थित विभिन्न पोषक तत्वों के कार्य करते हैं। अगला लास्ट प्रश्न है परपोषण क्या है? अगला लास्ट प्रश्न परपोषण क्या है, तो देखते हैं। इस प्रकार पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके बल्कि पौधे या जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दिन में हम लोग 15 प्रश्न चर्चा किए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त कर